और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका ने रूस पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। अमेरिका ने रूस पर डॉक्टरों को बंधक बनाने का आरोप लगा दिया है। यूएस राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि रूसी सैनिकों ने अस्पतालों पर बमबारी की और डॉक्टरों को बंधक बना लिया है। रूसी सैनिकों ने मारियोपोल में एक अस्पताल पर कब्जा कर लिया है और वहां पर डॉक्टरों के साथ ही मरीजों को भी बंधक बनाया गया है। मारियोपोल का वो इलाका है जहां पर लगातार उसकी ओर से कब्जे किए जा रहे हैं और ऐसे में वहां पर डॉक्टरों को बंधक बनाने का आरोप अमेरिका ने रूस पर लगाया है। खबर है कि जंग में रूस ने अपना ऐसा खुफिया हथियार मैदान में उतार दिया है जिसने यूक्रेन की नाक में दम करके रखा है। अमेरिका का दावा है कि यूक्रेन के ठिकानों को तबाह करने के लिए रूस रहस्यमयी डार्ट मिसाइलें दाग रहा है। ये नाम इसलिए क्योंकि वो दिखने में किसी डार्ट की तरह ही है। सोशल मीडिया पर तो रूस के इस खुफिया हथियार की तस्वीरें काफी वायरल हैं, जिनमें करीब 1 फुट लंबे इस हथियार का आगे का हिस्सा सफेद और पिछला हिस्सा नारंगी नजर आया। रूस ने अपनी इस्कंदर एम शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर यूक्रेन के पसीने छुड़ाए हुए हैं। ये भी खबर है कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम इस्कंदर मिसाइलों को इंटरसेप्ट ही नहीं कर पा रहे। ऐसे में इन डार्ट मिसाइलों की तस्वीरें सामने आने के बाद रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि यही वो हथियार हैं जो यूक्रेन के एयर डिफेंस से रूस की इस्कंदर मिसाइलों को बचा रहे हैं, क्योंकि ये हथियार एयर डिफेंस सिस्टम को ही कंफ्यूज कर देते हैं। बताया गया कि रूस की इस्कंदर मिसाइलें यूक्रेन में डार्ट जैसे दिखने वाले रॉकेट नुमा हथियार छोड़ रही हैं। यह हथियार ऐसा रेडियो सिग्नल पैदा करता है कि यूक्रेन के रेडार ही गच्चा खा जाते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम रूस के खुफिया हथियार को ही अपनी तरफ आता मुख्य हथियार मान लेता है। इससे होता क्या है कि असली दुश्मन यानी इस्कंदर मिसाइल रेडार से बच जाती है और यूक्रेन पर कहर ढा देती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगी आग कुछ ठंडी होती दिखने लगी। रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ने के बाद से ही कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार महंगा हो रहा था, लेकिन जंग छिड़ने के 21 दिन बाद कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $98 प्रति बैरल के नीचे पहुंच गई। केवल एक हफ्ते में यह गिरावट 20% से ज्यादा की है। एक हफ्ते पहले कच्चा तेल $127 प्रति बैरल पर था। पिछले 15 दिन से तो कच्चा तेल लगातार $100 के पार ही था और 7 मार्च को तो $130 प्रति बैरल के भी पार चला गया था। दुनिया भर में ऊर्जा की जरूरत पर नजर रखने वाली संस्था इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने 2022 में कच्चे तेल की मांग में कमी आने का अंदेशा जताया है। आईईए की इस रिपोर्ट के आने के बाद से ही कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ता होना शुरू हुआ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार को दिल्ली में लॉन्च किया और देश में पेट्रोल डीजल की मांग को घटाने और बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की गई, जिसकी लॉन्चिंग के मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी वहां मौजूद रहे। उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली देश की इस पहली कार में बैठने का भी अनुभव लिया और उसमें सवार होकर वो कुछ दूरी तक गए भी। हाइड्रोजन मिशन में बसेस और ये काफी शुरू किया है। इस कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने इस कार से जुड़ी तकनीकी जानकारियों को वहां मौजूद इंजीनियरों से समझने की कोशिश की। वहीं चीन से जारी तनाव के बीच ताइवान ने चीन के नजदीक एक द्वीप पर जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। ताइवान की सेना ने इसका एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसकी सेना के जवान डोंगियन द्वीप पर लंबी दूरी तक मार करने वाली तोपों का इस्तेमाल करते दिखाई दिए। एक जवान ने पहले तोप में गोला भरा और फिर दूसरे जवान ने कमांड मिलते ही उसे दाग दिया। इसी तरह ताइवान की सेना के जवानों ने वहां से कई किलोमीटर दूर बनाए गए निशानों पर एक के बाद एक कई गोले दागे। यही नहीं, उन्होंने लड़ाकू विमानों को मार गिराने वाले हथियारों को भी चलाया। इसके साथ ही वहां जवानों ने हैंड टू हैंड कॉम्बैट यानी दुश्मन से 2-2 हाथ करने की भी तैयारी दिखाई। खास बात यह दिखी कि जिन सैनिकों को ताइवान के सैनिक नकली जंग में ढेर करते नजर आए, उन्होंने चीन की सेना के झंडे के रंग जैसे हेलमेट पहने हुए थे। ताइवान की सेना ने जिस द्वीप पर यह सैन्य अभ्यास किया वो काफी अहम है, क्योंकि डोंगियन नाम का यह द्वीप चीन के बेहद पास पड़ता है और चीन के एक शहर फुजो से महज 16 किलोमीटर दूर है, जहां ताइवान ने रडार और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें तैनात की। असल में फरवरी में चीन का एक विमान इसी डोंगविन द्वीप के पास उड़ता देखा गया था, जिसके बाद ताइवान ने इसे चीन का तनाव पैदा करने वाला एक कदम बताया था। लेकिन अब चीन ने ताइवान पर ही पलटवार कर दिया। उसने ताइवान पर फिर नाराजगी जताई और इसके लिए चीन ने रूस और यूक्रेन की जंग का सहारा लिया। चीन ने आरोप लगाया कि यूक्रेन की मदद करके ताइवान खुद को उसके जैसा दिखाना चाहता है ताकि उसे सहानुभूति मिल सके। साथ ही यूक्रेन को भेजी गई मदद के लिए भी चीन ने ताइवान को घेरा। चीन ने रूस पर प्रतिबंध लगाने के कई देशों के फैसलों का साथ देने के लिए भी ताइवान पर आंखें तरेरी।
पूरी दुनिया की नजरें उधर रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध पर टिकी हैं और इधर चीन और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं। चीन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया अपना सबसे ज्यादा व्यापार चीन के साथ ही करता है, लेकिन इसके बावजूद वो चीन से दुश्मनी मोल लेने को तैयार बैठा है। बल्कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने तो चीन को खुली धमकी भी दे दी कि अगर उसने यूक्रेन के साथ जंग में उलझे रूस की मदद की तो फिर उसे ऑस्ट्रेलिया के गुस्से का सामना करना होगा। मतलब यूक्रेन और रूस के युद्ध ने उनसे मीलों दूर बैठे चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच जंग की चिंगारी भड़का दी है। वो एक दूसरे के लिए आग उगल रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका भी ऑस्ट्रेलिया के समर्थन में कूद पड़ा है। उसने अपने सैनिक ऑस्ट्रेलिया में भेजने का ऐलान किया है। खबर है कि अमेरिका की मरीन फोर्स के करीब 2200 सैनिक सितंबर-अक्टूबर तक ऑस्ट्रेलिया की नॉर्दर्न टेरिटरी में तैनात हो जाएंगे। ये वो सैनिक होंगे जिन्हें जमीन से आसमान में लॉन्च होने वाली मिसाइलें चलाने में महारत हासिल है। अमेरिका के ये जवान ऑस्ट्रेलिया की सेना के साथ मिलकर युद्ध का अभ्यास करेंगे, आपदा प्रबंधन और बचाव अभियान चलाने की ट्रेनिंग भी लेंगे। अमेरिका के लगभग 1000 जवान तो नॉर्दर्न टेरिटरी की राजधानी डार्विन में लैंड कर भी चुके हैं। दुनिया के नक्शे पर डार्विन शहर की लोकेशन बेहद अहम है। डार्विन सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और ताइवान जैसे 1 दर्जन से ज्यादा एशियाई देशों के दक्षिण में है। और तो और उसके समुद्र किनारे बसे होने की वजह से वो व्यापार का भी अहम रूट है। अमेरिकी जवानों की ये टुकड़ी ऑस्ट्रेलिया में उस अभियान का हिस्सा होगी जो कि अमेरिका इंडो पैसिफिक यानी हिंद और प्रशांत महासागर के हिस्सों में चला रहा है, ताकि कल को अगर चीन ताइवान पर धावा बोल दे तो उसे बचाया जा सके। और उधर रूस के हमले पर यूक्रेन की फौज ने जवाबी कार्रवाई की है, जिसकी तस्वीरें भी उसने खुद ही जारी कर दी, जिनमें रात के अंधेरे में रूसी फौजियों पर यूक्रेन की सेना तोप से गोले दागती हुई नजर आई और आसमान की तरफ लगातार एक के बाद एक तोप के कई गोलों से हमला किया गया, जिसके बाद वहां से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। वहीं उससे कुछ ही दूरी पर खड़ा यूक्रेन का एक सैनिक अपनी खुशी बयां करने के लिए तालियां बजाता नजर आया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस ने एक सरपंच की हत्या में शामिल 3 आतंकियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। बताया गया कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े इन आतंकियों ने 1 हफ्ते पहले समीर भट्ट नाम के सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने नौगाम में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद इलाके की घेराबंदी कर दी। आतंकियों का पता लगा लिया गया, जिसके बाद पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई। इस बीच पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने नौगाम में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए और वहां से गुजर रही रेल की पटरियों से लेकर छोटी छोटी गलियों और नौगाम से बाहर निकलने के रास्ते पर भी पैनी नजर बनाए रखी, ताकि किसी भी रास्ते से आतंकी भाग न पाएं। लश्कर तोबा के 3 टेररिस्ट मारे गए और एक 47 2 पिस्टल मिला है। मुठभेड़ के दौरान इलाके में दूर से ही धुआं उठता भी देखा गया। और दिल्ली के साथ ही यूपी बीजेपी भी शपथ ग्रहण की तैयारियों में लगातार जुटी हुई है। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को यूपी बीजेपी की बैठक हुई, जिसमें सीएम के शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की गई और बैठक में शपथ ग्रहण कार्यक्रम में अतिथियों को बुलाने पर भी चर्चा हुई है। 5 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। 10 मार्च के बाद कांग्रेस में हड़कंप है, क्योंकि उसे 5 में एक भी राज्य में जीत नसीब नहीं हुई थी। सोनिया गांधी ने एक दिन पहले यूपी और पंजाब समेत उन सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा था जहां कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा था। और अगले दिन इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया। यही नहीं, पंजाब में हार से बेचैन सोनिया ने वहां के सांसदों से मुलाकात भी की। खबर है कि बैठक में कुछ सांसदों ने हार का ठीकरा सुनील जाखड़ पर फोड़ा, तो कुछ ने सिद्धू के काम के तरीके पर उंगली उठाई। इस बीच सिद्धू ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष का पद छोड़ दिया है। इस ट्वीट में उन्होंने अपने 17 शब्दों वाले इस्तीफे की कॉपी भी शेयर की, जिसमें उन्होंने पंजाब में मिली हार पर एक शब्द नहीं लिखा। जबकि यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने अपने इस्तीफे में हार की नैतिक जिम्मेदारी ली। हार की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, नैतिक जिम्मेदारी हमारी है। 5 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस में टॉप से बॉटम तक बदलाव की मांग हो रही है और प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफे की मांग को इसकी शुरुआत कहा जा रहा है। एक तरफ सोनिया गांधी बदलाव की तैयारियों में जुटी, तो वहीं दूसरी ओर गांधी परिवार पर निशाना साधने वाले सिब्बल के खिलाफ कांग्रेस के कई नेताओं ने मोर्चा खोल दिया और उनके घर की कांग्रेस की जगह सबकी कांग्रेस वाले बयान पर भड़क गए। तो ये कहूंगा, ये जानबूझ के कर रहे हैं, ये पार्टी को कमजोर।
सिब्बल के खिलाफ चांदनी चौक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रस्ताव भी पास किया। वहीं कांग्रेस में मची इस उठापटक पर बीजेपी ने चुटकी ली। सारा देख रही है और कुल मिला के तो कांग्रेस का बिल्कुल ओम भूर्भुवः स्वः होना है। सिब्बल कांग्रेस के G23 गुट के नेताओं में एक है। इस गुट के नेता दिल्ली में गुलाम नबी आजाद के घर जुटे। खबर है कि पहले ये बैठक सिब्बल के घर होने वाली थी, लेकिन जैसे ही उन्हें भनक लगी कि उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, बैठक की जगह बदल गई और G23 गुट के नेता आजाद के घर इकट्ठा हो गए। खबर है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो सिब्बल के बयान से नाराज थे और इसीलिए उन्होंने सिब्बल के घर डिनर करने से मना कर दिया। पता चला है कि G23 गुट के नेताओं से मुलाकात के बाद आजाद सोनिया गांधी से मिलेंगे, जिसके बाद कांग्रेस में इन नेताओं का भविष्य तय होगा। सूत्र बता रहे हैं कि सोनिया गांधी ने गुलाम नबी आजाद को फोन किया था, जिसके